हेलो छात्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्ट्स विद सुधीर शेखर में। इस चैनल पे आप सभी को बिहार बोर्ड, बीएसईबी और एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित सोशल साइंस के अंतर्गत जो भी सब्जेक्ट हैं वो सभी आपको यहाँ पे उपलब्ध हो जाएंगी। यहाँ पे हम लोग क्लास 10th से लेकर 12th तक, इंटर तक की जो भी कक्षाएं हैं आर्ट्स की उसे कंप्लीट करेंगे। तो अभी हम लोग शुरुआत करेंगे क्लास 10th से। और क्लास 10th में जो भी सब्जेक्ट हैं इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र, उन सब को देखेंगे। और समय आने पर 12th क्लास की जो इतिहास, भूगोल, राजनीति शास्त्र और अर्थशास्त्र की विषय हैं उन्हें भी देखने का प्रयास करेंगे। तो अभी हम लोग क्लास 10th के अंतर्गत जो इतिहास है उस इतिहास को हम लोग शुरू करते हैं। और यहाँ पे आपको हर सब्जेक्ट का क्रमबद्ध जो है टॉपिक वाइज वीडियो उपलब्ध हो जाएगा, मिल जाएगा। और आप अगर इसे अच्छे से देखते हैं, समझते हैं, तो आप किसी भी तरह के प्रश्न को हल करने में संकोच नहीं करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। क्लास 10th का जो इतिहास है उसका पहला चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद। यूरोप में राष्ट्रवाद। तो देखिए, यूरोप में जो राष्ट्रवाद है वो वहाँ पुनर्जागरण काल से ही उत्पन्न हुआ था। पुनर्जागरण काल का एक समय आया था पुनर्जागरण का। लेकिन बाद के दिनों में भी यूरोप में जो है राष्ट्रवाद का उदय हुआ। वहाँ पे आंदोलन हुए, विद्रोह हुए, क्रांतियाँ हुई। तो उसे हम लोग देखेंगे। तो जो भी घटनाएं यूरोप में हुई उन्हें तो हम लोग देखेंगे। उससे पहले समझते ये हैं कि ये राष्ट्रवाद होता क्या है, राष्ट्रवाद कहते किसको हैं। तो देखिए, जो राष्ट्रवाद है, राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना जो अपने देश के प्रति लगाव, प्रेम, देशभक्ति एवं सेवा भाव उत्पन्न करता हो, उसे ही राष्ट्रवाद कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे राष्ट्रवाद। देखिए यहाँ पे लिखते हैं और बेहतर हो जाएगा। एक ऐसी भावना जो अपने देश के प्रति प्रेम, लगाव, देशभक्ति एवं सेवा भाव उत्पन्न करे, एवं सेवा भाव उत्पन्न करता हो या उत्पन्न करे, उसे ही राष्ट्रवाद कहते हैं। उसे ही राष्ट्रवाद कहते हैं। देखिए क्या बोले कि एक ऐसी भावना जो अपने देश के प्रति प्रेम, लगाव, देशभक्ति और सेवा भाव उत्पन्न करता हो, उसे राष्ट्रवाद कहते हैं। एक ऐसी भावना जो अपने देश के प्रति प्रेम, लगाव, देशभक्ति एवं सेवा भाव उत्पन्न करे, उसे ही राष्ट्रवाद कहते हैं। ये राष्ट्रवाद एक भावना है, एक विचार है, एक सोच है। अब हम लोग देखेंगे इसी से संबंधित एक टॉपिक है रूमानीवाद, कि रूमानीवाद क्या होता है। तो देखिए, अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रवाद का प्रचार प्रसार करता है और उसके लिए वो कला, नाटक, संगीत, साहित्य इत्यादि का सहारा लेता है, मतलब इन माध्यमों से राष्ट्रवाद का प्रचार प्रसार करता है, तो उसे हम रूमानीवाद कहते हैं। तो देखिए, उससे भी देख लेते हैं कि रूमानीवाद क्या है। रूमानीवाद इसी से संबंधित है।
राष्ट्रवाद के प्रचार प्रसार से संबंधित है रूमानीवाद। जब राष्ट्रवाद का प्रचार प्रसार कला, नाटक, संगीत एवं साहित्य के द्वारा किया जाए तो उसे रूमानीवाद कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? रूमानीवाद कहते हैं। देखिए क्या बोले कि रूमानीवाद क्या है, तो समझने का प्रयास कीजिए कि जब राष्ट्रवाद का प्रचार प्रसार कला के माध्यम से कोई नाटक करता है, कोई संगीत गाना गाता है, कोई साहित्य कोई किताब लिख के छापता है और राष्ट्रवाद का प्रचार प्रसार करता है, तो उसे हम रूमानीवाद कहते हैं। तो कह सकते हैं कि राष्ट्रवाद को प्रचार प्रसार करने का एक तरीका हुआ ये। रूमानीवाद क्या हुआ? एक माध्यम हुआ कि हम राष्ट्रवाद को किस तरीके से फैलाते हैं। अब हम लोग देखेंगे राष्ट्रवाद के उदय के कारण कि किसी भी क्षेत्र में जो राष्ट्रवाद का उदय होता है तो उसके कितने कारण हो सकते हैं और क्या होते हैं। देखेंगे राष्ट्रवाद के उदय के कारण। उदय के कारण देखिए, एक होता है आंतरिक, एक होता है बाह्य कारण। समझेंगे कि ये आंतरिक कारण क्या होता है। तो जब किसी देश के अंतर्गत वहाँ का जो राजा है वो अपनी जनता के हित में काम नहीं करता है, अपनी जनता के विरोध में काम करता है, तब जो है वहाँ पे राष्ट्रवाद का उदय देखने को मिलता है। तो ये हो गया आंतरिक कारण, यानी कि देश के अंदर समस्या चल रहा है, देश के अंदर समस्या चलता है तो उसे हम आंतरिक कारण कहेंगे। कोई देश है, वहाँ का जो राजा है, जैसे कि फ्रांस की क्रांति हुआ था, वहाँ का जो राजा है वो सही नहीं है, तो वहाँ के जो लोग हैं स्वाभाविक सी बात है कि आंदोलन और विद्रोह करेंगे। तो जब देश के अंदर समस्या चलता है और इसके कारण लोग आंदोलन विद्रोह का सहारा लेते हैं कि ताकि उनकी स्थिति में सुधार हो, तो उसे हम राष्ट्रवाद के अंतर्गत आंतरिक कारण मानेंगे। कौन सा कारण? आंतरिक कारण। बाह्य कारण क्या होगा कि जब कोई बाहरी देश हमारे ऊपर आक्रमण करता है, बाहरी देश आक्रमण करता है, आक्रमण करता है। देखिए, जब हमारे देश के ऊपर कोई बाहरी देश का आक्रमण होता है तब हमारे अंदर क्या होता है? राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न होती है और हम अपने देश के लिए लड़ने के लिए, उसको सुरक्षा करने के लिए, उसको बचाने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ भी राष्ट्रवाद का उदय हुआ। लेकिन यहाँ पे कौन सा कारण हम बोलेंगे? बाह्य कारण। तो किसी भी क्षेत्र में अगर राष्ट्रवाद का उदय होता है तो दो कारण होते हैं, या तो वहाँ आंतरिक कारण होगा, देश के अंदर समस्या चल रहा है, या तो फिर बाह्य समस्या, कोई बाहरी देश आक्रमण करता है। तो इन परिस्थितियों में राष्ट्रवाद का उदय होता है। तो ये हो गए राष्ट्रवाद के उदय के कारण। अब हम लोग देखेंगे कि राष्ट्रवाद के उदय के जो कारण के बाद जो परिणाम देखने को मिलता है वो कौन कौन से परिणाम देखने को मिलते हैं। देखिए, जब किसी क्षेत्र में राष्ट्रवाद का उदय हुआ आंतरिक कारणों से या बाह्य कारणों से, तो वहाँ पे कुछ न कुछ सुधार तो होंगे ही। अगर आंतरिक कारण से राष्ट्रवाद का उदय हुआ है तो बेहतर ढंग से सुधार होगा वहाँ पे, क्योंकि वहाँ जो राजा होगा उसको हटाया जाएगा, उसकी व्यवस्था को खत्म किया जाएगा। जो भी पहले से समस्याएं चल रही थी उस समस्या को खत्म करके फिर नए सिरे से एक अच्छा व्यवस्था किया जाएगा ताकि किसानों को बेहतर स्थिति हो सके, मजदूरों की बेहतर स्थिति हो सके। तो देखिए क्या क्या परिणाम होते हैं। पहला तो ये हो जाएगा कि पुरातन व्यवस्था का अंत हो जाएगा, पुरातन व्यवस्था का अंत हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। और क्या हो जाएगा? प्रशासनिक सुधार हो जाएगा, प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार हो जाएगा।
प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार हो जाएगा, किसानों की स्थिति में सुधार हो जाएगा, किसानों की स्थिति में सुधार हो जाएगा। इसके बाद मजदूरों की स्थिति में सुधार हो जाएगा, मजदूरों की स्थिति में भी सुधार होगा। लोग राष्ट्रहित के लिए कदम बढ़ाएंगे, कदम उठाएंगे, कदम उठाएंगे। देखिए, जब किसी क्षेत्र में राष्ट्रवाद का उदय होता है, चाहे वो आंतरिक कारण से हो या बाह्य कारण से, तो यहाँ पे जो परिणाम देखने को मिलता है वो परिणाम ये है कि वहाँ पुरातन व्यवस्था का अंत हो जाता है। जो पहले से व्यवस्था चल रही होती है, तानाशाही की, मनमानी करने की, वो सब क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। उसके बाद प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार होता है। जो अधिकारी वर्ग के लोग होते हैं, जो सही से काम नहीं कर रहे होते हैं, वो अब सही से काम करने लगते हैं। अगर सही से काम नहीं करते तो इन्हें भी हटा दिया जाता है। तो प्रशासनिक व्यवस्था में भी सुधार होता है। इसके साथ किसानों की स्थिति में सुधार होगा। किसानों के साथ होता क्या था, इनके ऊपर कर का बोझ ज़्यादा होता है, कर का बोझ इनके ऊपर ज़्यादा है, टैक्स इनको ज़्यादा देना है, और कृषि में उत्पादन हो नहीं रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि राजा जो है कोई भी हित का काम नहीं कर रहा है जिससे किसानों को तरक्की हो सके, इनका उत्पादन में वृद्धि हो सके। बाढ़ में, सुखाड़ में, किसी प्रकार के आपदा में कोई राहत नहीं देता था। तो अब इनकी भी स्थिति में सुधार होने लगा। मजदूरों की स्थिति में सुधार होगा। अब क्या होगा कि जो मजदूरों से सिर्फ काम 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 करवाया जाता था, न समय पर वेतन मिलता था, उचित वेतन भी नहीं मिलता था, वो सबका व्यवस्था करवाया जाएगा। लोग राष्ट्र हित के लिए कदम उठाएंगे। अब लोगों को लगेगा कि नहीं, हमको जब भी आवश्यकता पड़ेगी, हम सबको अपने देश की स्थिति को सुधारने के लिए, बेहतर करने के लिए, राष्ट्रीय हित के विकास के लिए, तो हम सभी को आगे आना होगा और लोग आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। तो ये हो गया राष्ट्रवाद के उदय के परिणाम। पुरातन व्यवस्था का अंत, प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार, किसानों की दयनीय स्थिति में सुधार हो जाएगा, मजदूरों की स्थिति में सुधार हो जाएगा, लोग राष्ट्रीय हित के लिए कदम उठाएंगे। तो ये तो परिणाम हो गए। अब हम लोग देखेंगे प्रभाव, कि जब किसी क्षेत्र में राष्ट्रवाद का उदय होता है और वहाँ पे परिणाम भी देखने को मिलता है, अच्छा, तो वहाँ प्रभाव क्या पड़ता है? तो प्रभाव का मतलब ये है कि असर क्या पड़ता है। तो देखिए, अगर किसी भी क्षेत्र में जो है राष्ट्रवाद का उदय होता है, वहाँ पे राष्ट्रवाद का उदय जो हुआ, वो राष्ट्रवाद वहाँ पे आंदोलन और विद्रोह के रूप में देखने को मिला। काफ़ी सारी व्यवस्थाएं सुधर गई, तो उसका प्रभाव आस पड़ोस के देशों पे तो पड़ेगा ही। जैसे फॉर एग्जांपल फ्रांस को लेते हैं। फ्रांस में क्रांति हुई, फ्रांस में व्यवस्था में सुधार किया गया, वहाँ के राजा लुई सलाह को हटा करके, तो उसका प्रभाव अन्य यूरोपीय देशों पर भी पड़ा था। उसके देखा देखी अपने अपने जो क्षेत्र में जो लोग थे, वहाँ भी सुधार की मांग करने लगे और अन्य देशों में भी आंदोलन और विद्रोह होने लगा। तो इसका प्रभाव सीधा पड़ेगा कि अगर किसी भी क्षेत्र में राष्ट्रवाद का उदय होता है और उसके परिणाम अच्छे देखने को मिलते हैं, तो आस पड़ोस के देशों में भी अपनी व्यवस्था को सुधारने के लिए राष्ट्रवाद का उदय होगा और वहाँ भी लोग आंदोलन और विद्रोह का सहारा लेंगे। तो हम इसमें क्या लिखेंगे? इसमें लिखेंगे कि अन्य देशों में भी प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार के लिए आंदोलन व विद्रोह होंगे। वहाँ भी लोगों को लगेगा कि जब एक क्षेत्र में आंदोलन विद्रोह हुआ, स्थिति में सुधार हुआ, तो हमारे यहाँ क्यों नहीं होगा? हमें भी आंदोलन विद्रोह का सहारा लेना चाहिए, हमारे यहाँ भी स्थिति में सुधार होगा। तो देखिए, हम सभी क्या देख लिए, राष्ट्रवाद क्या चीज़ है। राष्ट्रवाद को फैलाने का माध्यम जो है वो रोमानिवाद कहलाता है।
चाहे वो कला के माध्यम से प्रचार प्रसार कीजिए राष्ट्रवाद का, नाटक के माध्यम से कीजिए, संगीत के माध्यम से कीजिए, चाहे आप पुस्तकें लिख करके छाप करके साहित्य के माध्यम से कीजिए। इन सभी के द्वारा अगर राष्ट्रवाद का प्रचार प्रसार होता है तो राष्ट्रवाद, उसको हम रोमानीवाद कहते हैं। अब जो है राष्ट्रवाद के उदय के कारण है यहाँ पे कि किन परिस्थितियों में राष्ट्रवाद का उदय होता है। तो राष्ट्रवाद का उदय जो है मुख्य रूप से दो तरीके से होता है, पहला आंतरिक कारण और दूसरा बाह्य कारण। आंतरिक कारण में क्या बताया गया कि जब देश के अंदर समस्या चल रहा हो, मतलब कि वहाँ का राजा जो है वो सही नहीं है, अपने जनता पर किसी भी प्रकार का कोई ध्यान नहीं दे रहा है, तो वह स्वाभाविक सी बात है कि वहाँ की जो जनता है वो विद्रोह करेगी, आंदोलन करेगी। बाह्य कारण क्या होगा कि बाहरी देश जब आक्रमण करता है तो हमारे देश के लोगों के मन में राष्ट्रवाद की भावना जागृत होती है। किसी भी देश के ऊपर अगर बाहरी आक्रमण होता है तो वहाँ रहने वाले लोगों के मन में अपने देश को बचाने के लिए, सुरक्षा के लिए राष्ट्रवाद का भावना का उदय होगा। तो राष्ट्रवाद का उदय यहाँ भी हो रहा है, यहाँ भी हो रहा है। अंतर क्या है, एक आंतरिक कारण है, एक बाह्य कारण है। तो इन कारणों से ही राष्ट्रवाद का उदय होता है। अब हम लोग देखेंगे कि राष्ट्रवाद का परिणाम देखें कि परिणाम क्या देखने को मिलता है। तो पहले से पुरातन व्यवस्था जो चल रहा है वो अंत हो जाता है, प्रशासन में सुधार देखने को मिलता है, किसानों की स्थिति में सुधार हो जाता है, मजदूरों की स्थिति में सुधार हो जाता है, लोग राष्ट्रीय हित के लिए कदम उठाने लगते हैं। ये सब क्या होता है, राष्ट्रवाद का परिणाम है। प्रभाव क्या देखें कि अन्य देशों में भी प्रशासनिक व्यवस्था में सुधार के लिए आंदोलन व विद्रोह होंगे। राष्ट्रवाद का परिणाम के बाद प्रभाव क्या देखने को मिलेगा किसी भी क्षेत्र में, कि एक क्षेत्र में जब होगा तो उसको देखा देख के दूसरे क्षेत्रों में भी लोग आंदोलन व विद्रोह करेंगे, और आंदोलन विद्रोह करेंगे और अपनी व्यवस्था में सुधार करने का भी प्रयास करेंगे। तो ये हो गया प्रभाव। तो देखिए हम लोग देख लिए राष्ट्रवाद क्या है, राष्ट्रवाद के उदय के कारण, राष्ट्रवाद का परिणाम और राष्ट्रवाद का प्रभाव। यहाँ से एक प्रश्न बनता है और पूछता है, देखिए कि राष्ट्रवाद के उदय के कारण एवं उसके प्रभाव का उल्लेख करें, उसके प्रभाव का उल्लेख करें। तो इसमें उदय के कारण पूछता है और प्रभाव। अगर आप इस टॉपिक को बेहतर ढंग से समझे हैं, अगर आपको बेहतर ढंग से समझ में आया है टॉपिक, तो ये प्रश्न हल करने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। आप आसानी पूर्वक इस प्रश्न को हल जो है वो कर पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो टॉपिक आज हम लोग कर रहे थे, यूरोप में राष्ट्रवाद और राष्ट्रवाद क्या है, इसके कारण क्या है, इसके परिणाम क्या है, इसके प्रभाव क्या है, आपको बेहद आसानी तरीके से समझ में आया होगा। अब हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।